हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज को डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, जिसमें हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज से रिलेटेड हिस्ट्री को समझेंगे। देन हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि क्या होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, इसको समझेंगे। देन हमारे पास में कौन कौन से टाइप की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज हो सकती हैं, इसको भी देखेंगे। हमारे पास में कौन कौन से इंडिकेशंस होंगे जिनकी वजह से हमें ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज करनी पड़ती हैं, उसको देखेंगे। देन हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी से रिलेटेड प्रोसीजर और स्टेप्स को भी समझेंगे, कौन कौन से हमें प्रोसीजर करने पड़ सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उन सर्जरीज को कंप्लीट करने के लिए। देन हम कुछ टिप्स को भी डिस्कस करेंगे ओटी टेक्नीशियंस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज। तो अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो इसके अंदर जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसमें वुंड और इंजरीज को ट्रीट करने पे मेनली फोकस करते थे। ओके, देन उसके बाद में कुछ हर्बल्स का यूज करते थे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने के लिए, ताकि हायर रिस्क ऑफ सर्जरीज को प्रिवेंट कर पाए। ओके, 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एनेस्थीसिया मशीन इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को इजीली परफॉर्म कर पा रहे थे। एंटीसेप्टिक्स की डिस्कवरी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फ्री सर्जरीज हम परफॉर्म कर पा रहे थे। देन जो फर्स्ट गैस्ट्रेक्टमी थी वो परफॉर्म की जाती है थियोडोर बिलरोथ के थ्रू 1881 के अंदर। ठीक है, 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लेप्रोटोमी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम अब्डमन के ऊपर लार्ज इंसिजन दे करके अब्डमन के इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर सकते थे और उनके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर सकते थे। ओके, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बाईपास, जिसके अंदर हम स्टमक से रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने के लिए हम स्टमक को ही बाईपास कर देते थे। ठीक है, देन कोलोरेक्टल सर्जरी, जिसके अंदर हम कोलन और रेक्टम से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो डिजीज पार्ट है हम उसको रिमूव करने का काम कर रहे थे इसके अंदर। देन उसके बाद में हम बात करते हैं मॉडर्न एरा की, तो इसके अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसके अंदर हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू इन्फेक्शन को कम करके सर्जरीज को परफॉर्म कर पा रहे थे। देन एंडोस्कोपिक टेक्निक, जिसके अंदर हम एंडोस्कोप का यूज करके डायग्नोस्टिक पर्पस या फिर ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में रोबोटिक सर्जरीज, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन को और ज्यादा एक्यूरेटली परफॉर्म कर पा रहे थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज। तो क्या होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, इसको समझते हैं। तो इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर हम मेनली फोकस करते हो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना होता है, मेनली हमें स्टमक के ऊपर, हमारे इंटेस्टाइन चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, लीवर के ऊपर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड रेक्टम और एनस, इन सभी एरियाज के ऊपर हम फोकस करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज के अंदर, इन सभी एरिया से रिलेटेड कोई भी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो हमारा गोल्स क्या होता है इसके अंदर, हमारा गोल होता है इनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज को ट्रीट करना, जैसे कि कैंसर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर को करेक्ट करना हो, जैसे कि हर्निया की कंडीशन में कुछ स्ट्रक्चर्स को हमें करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ को मैनेज करने के लिए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और कुछ सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए भी हम इस टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये थी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, जिसके अंदर हम स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और रेक्टम एनस से रिलेटेड कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम इस टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज। तो कौन कौन से टाइप की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज हो सकती हैं उसको देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपेंडेक्टमी, जिसके अंदर हम अपेंडिक्स को रिमूव करने का काम करते हैं अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन के अंदर हमारे अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा पेन फील होता है या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टमी बोलते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे हमारे पास में कॉलिसिस्टेक्टमी। कॉलिसिस्टेक्टमी के अंदर हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है जब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है या फिर कॉलिसिस्टाइटिस जैसी कंडीशन आ जाती है, जिसमें हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर से पेन फील होगा और उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें उस गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, देन हमारे पास में थर्ड नंबर पे है कोलेक्टमी, जिसके अंदर हम कॉलन को रिमूव करने का काम करते हैं, जो कि कॉलन के अंदर या फिर तो ट्यूमर हो जाए या फिर कैंसर जैसी कंडीशन हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम कॉलन को रिमूव कर देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेक्टमी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी के अंदर हम स्टमक को रिमूव करने का काम करते हैं। अगर हमारे स्टमक के अंदर ट्यूमर हो जाते हैं या फिर सीवियर अल्सर या फिर कैंसर जैसी कंडीशन आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैंसर को रिमूव करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। ओके, देन हर्निया रिपेयर, जिसके अंदर हम हर्निया को फिक्स करने का काम करते हैं। हर्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके बॉडी के टिश्यूज या ऑर्गन जो है वो एब्डोमेन लेयर को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं। जब आपकी एब्डोमेन लेयर वीक हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन वीक स्पॉट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो एब्डोमेन लेयर है वो ब्रेक हो जाती है और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं
वो एब्डोमेन लेयर को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, तो यहाँ पे आपके इंटेस्टाइन के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो इंटेस्टाइन क्या करेगा, आपकी एब्डोमेन लेयर जो है उसको तोड़ करके बाहर आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। और ये हर्निया अलग अलग टाइप की हो सकती है, कौन सी साइड से ये बल्ज आउट हो रही है, कौन सी साइड से ये बाहर निकल रही है, उसके बेसिस पे। अगर ये इंसिजन की जगह से निकल रही है उसको इंसिजनल हर्निया बोलेंगे, अगर ये इग्वाइनल वाली साइड से बाहर निकल रही है तो इसको इग्वाइनल हर्निया, या फिर अम्बिलिकल वाली साइड से निकल रही है तो अम्बिलिकल हर्निया बोल सकते हैं। हमारे पास में बैरेट्रिक सर्जरीज को हम वेट लॉस सर्जरीज बोलते हैं, और इनका काम होता है ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने में हम इस टाइप की सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम गैस्ट्रिक बाईपास टाइप की सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। ओके, देन हमारे पास में पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनेक्टमी, जिसको हम विप्पल सर्जरी भी बोलते हैं, और एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम पैंक्रियाज और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स, उसके आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं कैंसर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अगर आपके पैंक्रियाज के अंदर कोई कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें पैंक्रियाज और उससे आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि बाइल डक्ट हो गई या फिर हमारे पास में जो ड्यूडेनम हो गया, उसको हम रिमूव करने का काम करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, विप्पल प्रोसीजर या फिर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी भी बोल सकते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास में लीवर रिसेक्शन, जिसके अंदर हम लीवर के किसी डैमेज्ड पार्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। जैसे आपके लीवर के अंदर ट्यूमर हो जाता है, तो लीवर के अंदर से ट्यूमर को रिमूव करने के लिए हम लीवर रिसेक्शन जैसी सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास में ईआरसीपी, जिसके अंदर हम बाइल डक्ट या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट से रिलेटेड इश्यूज को ट्रीट करने के लिए हम इस टाइप के प्रोसीजर करते हैं। जैसे कि आपके बाइल डक्ट या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्टोन आ जाए, जिसकी वजह से वहां आपका जो नॉर्मल फ्लो होता है बाइल जूसेस का वो रुक जाए, जिसकी वजह से आपको इस टाइप के प्रोसीजर्स करवाने पड़ सकते हैं। देन हेमरोइडेक्टमी, जिसके अंदर हमें सीवियर हेमरोइड्स को या फिर जो बार बार अगर किसी को हेमरोइड्स हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें हेमरोइडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। हेमरोइडेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम हेमरोइड्स को रिमूव करते हैं, और हेमरोइड्स क्या होते हैं, आपके रेक्टल वाली साइड पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है वहां पे, और जब वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं तो आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है वहां पे। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको हेमरोइडेक्टमी टाइप की सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज थी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज, तो क्या क्लासिफिकेशन होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज का? तो सबसे पहले इसके अंदर हम टाइप्स देखेंगे, और उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं उसको भी समझेंगे। तो हमारे पास में जो टाइप्स थे उसके अंदर सबसे पहला अपेंडेक्टमी, जिसके अंदर अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। देन कोलिसिस्टेक्टमी, गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। कोलेक्टमी, कोलन को रिमूव करते हैं। गैस्ट्रेक्टमी, स्टमक को रिमूव करते हैं। हर्निया रिपेयर, हर्निया को रिपेयर करते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास, हमें स्टमक को बाईपास करना पड़ता है इसमें। पैंक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी, जिसके अंदर हमें पैंक्रियाज और पैंक्रियाज से के आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। देन लिवर रिसेक्शन, हमें लिवर के किसी पोर्शन को रिमूव करना पड़ता है। ईआरसीपी एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर हम पैंक्रियाटिक डक्ट या बाइल डक्ट को ट्रीट करते हैं। देन हेमरोइडेक्टमी, जिसके अंदर हम हेमरोइड्स को रिमूव करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज थी। अब इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो अपेंडेक्टमी जो है वो ओपन अपेंडेक्टमी हम कर सकते हैं, एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन दे करके डायरेक्टली हम इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज करेंगे और अपेंडिक्स को रिमूव करने का काम करेंगे। देन लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जिसके अंदर हम लैप्रोस्कोप का यूज करेंगे उस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। कोलेक्टमी के अंदर हमारे पास में टोटल कोलेक्टमी, जिसमें हम टोटल कोलन को रिमूव करेंगे। पार्शियल कोलेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक कोलेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी के अंदर हमारे पास में पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, टोटल गैस्ट्रेक्टमी और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, ये डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। हर्निया के अंदर ओपन हर्निया रिपेयर और लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर कर सकते हैं। देन बैरेट्रिक सर्जरीज, जिसको हम वेट लॉस सर्जरीज बोलते हैं, इसके अंदर हम गैस्ट्रिक बाईपास कर सकते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं या फिर एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बेंडिंग कर सकते हैं। ओके, पैंक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी के अंदर हमारे पास में विपल प्रोसीजर कर सकते हैं या फिर पाइलोरस रिजर्विंग विपल प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्टमक के पाइलोरस को प्रिजर्व करेंगे। लीवर रिसेक्शन के अंदर हमारे पास में पार्शियल हिपेटेक्टमी, जिसके अंदर हम किसी पोर्शन को रिमूव करेंगे लीवर के। देन लैप्रोस्कोपिक लीवर रिसेक्शन। ईआरसीपी के अंदर हमारे पास में स्टोन रिमूवल कर सकते हैं, स्टंट प्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर बायोप्सी कर सकते हैं। हेमरोइडेक्टमी के अंदर हमारे पास में ओपन हेमरोइडेक्टमी कर सकते हैं या फिर स्टेपल्ड हेमरोइडेक्टमी कर सकते हैं या फिर हम लेजर हेमरोइडेक्टमी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज थी, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर कर सकते हैं। अब इन सभी प्रोसीजर को हम डिटेल के अंदर समझते हैं एक एक करके। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपेंडेक्टमी। तो इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सर्जिकली हम अपेंडिक्स को रिमूव करने का काम करते हैं इसके अंदर, अपेंडिसाइटिस जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए।
तो अपेंडिसाइटिस के अलावा और कौन से इंडिकेशंस हो सकते हैं जिसके अंदर हमें अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है, तो उसको देख लेते हैं। इसके अंदर अक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिसके अंदर आपके अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है कम टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर आपके अपेंडिक्स के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा पेन फील होता है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते उस कंडीशन के अंदर, तो आपका अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो सकता है, फट सकता है, जिसकी वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इस वजह से आपको ये अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। सेकंड है अपेंडिशियल अब्सेस, जिसके अंदर आपके अपेंडिक्स के अंदर एब्सेस या फिर पस फॉर्मेशन होने लग जाए। अगर ये रप्चर हो जाती है तो आप वो पस जो है वो आपके बाकी के ऑर्गन्स के अंदर जा सकती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपको अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। देन ट्यूमर, ये काफी रेयर होता है, बट आपके अपेंडिक्स के अंदर अगर ट्यूमर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। ओके, देन उसके बाद में कॉमन प्रोसीजर, तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए? तो इसके अंदर पहला ओपन अपेंडेक्टमी, जिसके अंदर हम अब्डोमेन के ऊपर लार्ज इंसिजन देते हैं और अब्डोमेन के अंदर से अपेंडिक्स को रिमूव करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर हम अब्डोमेन के ऊपर इंसिजन देते हैं, इंसिजन देने के बाद में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करते हैं, और विजुलाइज करने के बाद में जो हमारा अपेंडिक्स होता है उसके आसपास की जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कट करते हैं, टाई कर देते हैं। टाई करने के बाद में उसका जो बेस होता है वहां से इसको सूचर करने के बाद में वहां से रिमूव कर देते हैं, फिर स्टेपल करने के बाद में वहां से उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं और वापस से हम अब्डोमेन को क्लोज कर देते हैं। ओके, देन लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी की अगर हम बात करें तो हम लेप्रोस्कोपिक मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम लेप्रोस्कोप और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स और लेप्रोस्कोपिक मॉनिटर्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं उस लेप्रोस्कोप की हेल्प से इंटरनली उन अपेंडिक्स को रिमूव करने का काम करते हैं, और ये लेस इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं। ओके, देन हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अगर हमें अपेंडेक्टमी परफॉर्म करनी है? तो पहला इसमें इंसिजन, तो हमारे लोअर राइट साइड के अंदर अपेंडिक्स होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं एक इंसिजन देते हैं और अपेंडिक्स को विजुलाइज करने का काम करते हैं। सेकंड अपेंडिक्स रिमूवल, तो जैसे ही हमने कट लगाया और इंटरनल ऑर्गन को विजुलाइज किया तो अपेंडिक्स के मिलने के बाद में हम क्या करते हैं उसके आसपास के स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं और अपेंडिक्स को केयरफुली रिमूव करने का काम करते हैं। क्लोजर, जो भी हमने इंसिजन दिया था उसको सूचर से क्लोज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे हमारे पास में कॉलिसिस्टेक्टमी, जिसके अंदर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर ड्यू टू गॉल स्टोन। तो आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाते हैं या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ सकता है। ओके, इसकी को हम क्या बोलते हैं कॉलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं। इंडिकेशंस, कब कब आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी? पहला है कॉलीलिथियासिस, जब आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है और स्टोन जो है वो बाइल के फ्लो को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ आपके गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो गया, स्टोन हो गया, और स्टोन क्या करते हैं आगे जाकर के आपके बाइल डक्ट को या फिर सिस्टिक डक्ट को क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं, ताकि जिसकी वजह से जो बाइल होता है वो आगे आपके ड्यूडेनम में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। सेकंड हमारे पास में कॉलिसिस्टाइटिस, अब इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है, स्टोन होने की वजह से भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशेंट को पेन फील होगा और आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। बाइलरी डिस्काइनेशिया, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, बाइल को स्टोर करना या फिर इसके अलावा उसको कंसंट्रेट करना और जरूरत पड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट होकर के उसको रिलीज करना। ओके, तो ये जो फंक्शन होते हैं गॉल ब्लैडर के, वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है सही तरीके से, जिस कंडीशन में आपको इसको रिमूव करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर कॉमन प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर पहला है ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं रिब केज के राइट साइड में एक इंसिजन देते हैं और हमारे गॉल ब्लैडर को विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज करने के बाद में वहां से जो आसपास के टिश्यूज होते हैं उनको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद में गॉल ब्लैडर को भी रिमूव कर देते हैं। नॉर्मली ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी कंडीशन जो है वो तब करते हैं जब लेप्रोस्कोपिक मेथड से गॉल ब्लैडर को रिमूव करना मुश्किल हो जाए, जैसे कि एडिशंस की कंडीशन में, या फिर ऐसे पेशेंट जिनकी पहले से सर्जरी हो चुकी है, तो वहां पे क्या होते हैं एडिशंस बन जाते हैं एब्डोमेन कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से लेप्रोस्कोपिक मेथड से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में हमें ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो आप डायग्राम में देखो यहाँ पे जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसके आसपास जो है वो काफी ज्यादा फाइबर टिश्यू आपको दिख रहा होगा या फिर बहुत सारे एडिशंस दिख रहे होंगे जो कि एक एबनॉर्मल टिश्यूज हैं, जिनकी वजह से आपको ये ओपन सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। देन हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, जिसके अंदर हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं और लेप्रोस्कोप का यूज करते हैं गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए। ओके, तो लेप्रोस्कोपिक मेथड के अंदर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं गॉल ब्लैडर को जो है वो लीवर के पास से पकड़ करके इसको होल्ड करते हैं, उसके आसपास के स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं। देन जब ये फ्री हो जाता है आसपास के स्ट्रक्चर से, तो हम क्या करते हैं जो इसकी सिस्टिक डक्ट होती है और सिस्टिक आर्टरीज होती है वहां पे हम क्या करते हैं क्लिप्स लगा देते हैं।
क्लिप्स लगाने के बाद में उसको क्या करते हैं, मिडल से कट कर देते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो वहाँ कट करने के बाद में हम क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर फ्री होने के बाद में इसको एक पाउच में डालते हैं और बाहर निकालने का काम करते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स, तो कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करने होंगे इसमें। पहला इंसिजन, तो हमें जहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर है वहाँ पे हमें इंसिजन देना होगा अगर हम ओपन कर रहे हैं। अगर हम लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो अलग अलग साइड पे हम स्मॉल इंसिजन देंगे। देन गॉल ब्लैडर रिमूवल, तो गॉल ब्लैडर को विजुलाइज करने के बाद में उसके आसपास के स्ट्रक्चर को रिमूव करेंगे। देन उसके बाद में गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे वहां से क्लोजर, जहां पे भी हमने इंसिजन दिया था वहां पे वापस से हम स्टिच बैक कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से हम कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास में कोलेक्टमी। कोलेक्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पार्ट को या फिर पूरे कॉलन को रिमूव करने का काम कर सकते हैं कोलेक्टमी सर्जरी के अंदर। इंडिकेशंस, कब हमें कोलेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है, तो इसके अंदर हमारे पास में पहला है कॉलन कैंसर। अगर आपके कॉलन के अंदर कैंसर हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको कॉलन को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, ओके। देन हमारे पास में डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिकुलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके कॉलन के अंदर एबनॉर्मल पाउचेस बन जाते हैं और उन एबनॉर्मल पाउचेस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा पेन फील होता है और उन पाउचेस के अंदर आपका स्टूल जो है वो स्टोर हो सकता है और वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर वहां पे अल्सर जो है वो भी बढ़ सकते हैं इस कंडीशन की वजह से। नॉर्मली डायवर्टिकुलाइटिस या फिर डायवर्टिकुलम जो है वो एक कंडीशन की वजह से होते हैं जहाँ पे आपके कॉलन के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में अगर आपके कॉलन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो वीक एरियाज होते हैं कॉलन के वो एक पाउच बना लेते हैं बाहर निकल करके, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायवर्टिकुला बोलते हैं या फिर डायवर्टिकुलम बोल देते हैं। अब इन डायवर्टिकुलम के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमें कॉलन को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे आपके स्मॉल पाउचेस दिख रहे होंगे, जो कि एक कंडीशन होती है जिसमें आपके कॉलन जो है वो वीक होने के बाद में एक पाउच बना लेते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायवर्टिकुलम बोलते हैं। और ये प्रेशर की वजह से बनते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में बहुत ज्यादा सीटिंग टाइम देने की वजह से वहां पे स्टूल जो है वो हार्ड हो जाएगा और वो प्रेशर देगा आपके कॉलन के ऊपर, जिसकी वजह से स्मॉल पाउच जो है क्रिएट हो सकते हैं। देन उसके बाद में इन्फ्लामेटरी वोवल डिजीज, जिसके अंदर आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन आ जाएगी और ये कुछ कंडीशंस डिनोट करती है, जैसे क्रोहन्स डिजीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इन्फ्लामेटरी वोवल डिजीज जो है वो दो टाइप की हो सकती है, या फिर वो क्रोहन्स डिजीज हो सकती है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है या फिर इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्पेशली कॉलन के अंदर। अगर हम क्रोहन्स डिजीज की बात करें तो इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है वो पैची इन्फ्लामेशन होती है, मतलब पूरे कॉलन के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होती है, अलग अलग जगह पे इन्फ्लामेशन दिखाई देती है। ये नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के ऊपर हो सकती है, बट जो हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है और नॉर्मली ये हमारे पास में कॉलन के अंदर ही होती है या फिर रेक्टम एनस के साइड पे हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे जो मेन कॉजेस होता है क्रोहन्स डिजीज का या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस का वो अननोन है और ऐसा बोला जाता है कि इसका मेन कॉज जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है, जिसके अंदर हमारी बॉडी की इम्यून सेल जो है वो हमारे ही इंटेस्टाइन के ऊपर या फिर कॉलन के ऊपर अटैक करती हैं और वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, ओके। तो इस कंडीशन के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, कोलेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है, ओके। देन कॉमन प्रोसीजर, तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे। पहला इसके अंदर टोटल कोलेक्टमी, जिसके अंदर हम एंटायर कॉलन को रिमूव करने का काम करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलन को रिमूव करने का काम करते हैं, चाहे वो असेंडिंग कॉलन हो, ट्रांसवर्स हो, डिसेंडिंग कॉलन हो, सिग्मॉइड कॉलन हो या फिर रेक्टम एनस हो। तो इस पूरे कॉलन को हम रिमूव करते हैं टोटल कोलेक्टमी के अंदर। सेकंड पार्शियल कोलेक्टमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉलन के एक सेगमेंट को रिमूव करने का काम करते हैं, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। यहाँ पे हमारे पास में ये सेगमेंट है, इसको रिमूव करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल कोलेक्टमी बोलते हैं, ओके। देन हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक कोलेक्टमी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉलन को रिमूव करने के लिए हम लेप्रोस्कोपिक मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसमें लेप्रोस्कोप और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, ओके। देन हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप, कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होंगे इसके अंदर, पहला इंसिजन, हमें एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन देना होगा जहां पे कॉलन प्रेजेंट है। देन उसके बाद में कॉलन रिमूवल, हम जो अफेक्टेड कॉलन है या फिर जो डिजीज्ड कॉलन है उसको रिमूव करेंगे वहां से। देन रिकनेक्शन या फिर कोलोस्टमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉलन को रिमूव करने के बाद में या फिर जो डिजीज्ड कॉलन है उसको रिमूव करने के बाद में जो बाकी का बचा हुआ कॉलन है उसको वापस में अटैच कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकनेक्शन। वापस से हमने क्या किया, कॉलन को अटैच कर दिया रिमूव करने के बाद में, डिजीज पोर्शन को रिमूव करने के बाद में। कोलोस्टमी, ये दूसरा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉलन को आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो बचे हुए कॉलन है
उनकी जो लाइनिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं उस कंडीशन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए वैसा ही छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं, कोलोस्टमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। कोलोस्टमी के अंदर हम क्या करते हैं, एब्डोमेन के ऊपर एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं और उस कोलन को हम उस ओपनिंग से बाहर निकाल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्टमी बोलते हैं, ठीक है। और हम एक स्ट्रोमा क्रिएट करते हैं और जो स्टूल होगा उस स्ट्रोमा के थ्रू बाहर निकलेगा कोलोस्टमी बैग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोलेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और लास्ट में हमारे पास में क्लोजर। तो ये सब चीजें करने के बाद में जो भी हमने इंसिजन दिया था, जो भी हमने कट लगाए थे, उनको हम क्या करेंगे, स्टिच बैक कर देंगे वापस से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हम स्टमक के किसी पार्ट को या फिर पूरे के पूरे स्टमक को रिमूव करने का काम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। अगर इंडिकेशंस क्यों हमें ये स्टमक को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके कुछ इंडिकेशंस हैं, वो समझ लेते हैं। इसके अंदर पहला है स्टमक कैंसर। अगर आपके स्टमक के अंदर कैंसर की कंडीशन आ जाए, चाहे वो मैलिग्नेंट हो चाहे वो बेनाइन हो, तो आप स्टमक को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, सीवियर अल्सर्स। आपके स्टमक के अंदर बहुत सारे अल्सर्स क्रिएट हो जाएं जिसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट काम ना कर रहा हो, जिसके ऊपर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट काम ना कर रहा हो, उस कंडीशन के अंदर आपको गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। तो आपके स्टमक के अंदर अल्सर जो है दो मेन रीजन की वजह से हो सकता है। पहला तो एचसीएल की वजह से। अगर आपके स्टमक में काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर एचसीएल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग को ब्रेक कर सकता है, जिसकी वजह से अल्सर क्रिएट हो सकते हैं। या फिर आपके एक इन्फेक्शन की वजह से, जो कि स्पेशली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या होते हैं, अल्सर्स क्रिएट होते हैं। और जब ये अल्सर्स सीवियर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जब कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है उस कंडीशन में। देन हमारे पास में ओबेसिटी। ये हम परफॉर्म करते हैं वेट लॉस सर्जरीज के लिए भी, और इसको हम बेरेटिक सर्जरी भी बोल सकते हैं। तो गैस्ट्रेक्टमी के अंदर हम बेरेटिक सर्जरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्टमक को रिमूव कर देंगे तो एक तरीके से स्टमक का काम ही बंद हो जाएगा, जो कि एक वेट लूज सर्जरीज की तरह काम कर सकता है। ओके, देन हमारे पास में कॉमन प्रोसीजर। तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए? तो इसके अंदर पहला है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। हम क्या करते हैं, स्टमक के किसी पार्ट को रिमूव करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हमारे स्टमक के लोअर पार्ट के अंदर ट्यूमर है, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को यहाँ से कट करके इसको क्या करते हैं, इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी है। हम पूरे स्टमक को रिमूव नहीं कर रहे हैं, स्टमक के आधे पोर्शन को कट कर दिया यहाँ से और यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, जेजुनम के साथ में इसको जोड़ दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। हमने गैस्ट्रो स्टमक को जेजुनम के साथ में जोड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। इसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। एनास्टोमोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, दो होलो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसको हम एनास्टोमोसिस बोलते हैं। देन उसके बाद में टोटल गैस्ट्रेक्टमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे स्टमक को रिमूव करने का काम करते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, अगर आपके स्टमक के अंदर ट्यूमर हो जाता है, जो कि काफी बड़ा हो सकता है, या फिर कैंसर हो सकता है, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, पूरे के पूरे स्टमक को रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो हम क्या करते हैं, ईसोफेगस और जेजुनम को आपस में कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल गैस्ट्रेक्टमी बोल सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टमक के एक पोर्शन को कट करने का काम करते हैं और एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के अंदर हम स्टमक को सर्जिकली रिमूव करते हैं और एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्लीव लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसी की वजह से स्टमक का साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वेट रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि अब्डोमेन जो है वो थोड़े ही खाने के अंदर आपको फुल फील होगा, जिसके अंदर आपको यूं लगेगा कि आपने काफी ज्यादा खाना खा लिया है। अगर आप ज्यादा खाना नहीं खाओगे तो आपका वेट रिड्यूस अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। देन प्रोसीजर स्टेप्स। कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होंगे इसके अंदर? पहला इंसिजन, आप अब्डोमेन के ऊपर इंसिजन देना पड़ेगा। दूसरा, स्टमक को रिमूव करना पड़ेगा, या फिर उसके पार्ट को रिमूव करना है, या फिर उसके पूरा का पूरा स्टमक को रिमूव करना है। देन उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन। तो आप जब स्टमक को रिमूव कर रहे हैं, जिस एरिया को रिमूव कर रहे हो, उसके बाद में जो बचा हुआ एरिया है उनको हमें वापस में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे स्टमक को रिमूव करने के बाद में जो बचा हुआ स्टमक है उसको जेजुनम के साथ में कनेक्ट करना। जब हमने पूरे स्टमक को रिमूव किया तो ईसोफेगस को हमें जेजुनम के साथ में कनेक्ट करना पड़ा। तो रिकंस्ट्रक्शन हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। देन क्लोजर। तो ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, स्किन को क्लोज कर। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्निया रिपेयर। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर हम हर्निया को रिपेयर करने का काम करते हैं। अब हर्निया होता क्या है, हर्निया के अंदर कोई भी ऑर्गन और टिश्यूज जो होते हैं वो अपनी लेयर को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्निया।
और ये अलग अलग बॉडी एरियाज के अंदर अलग अलग टाइप का हो सकता है। और स्पेशली अगर हम एब्डोमेन के ऊपर बात करें तो एब्डोमेन के अंदर अलग अलग टाइप के हर्नियाज हो सकते हैं। तो एब्डोमेन के अंदर हमारे पास में एब्डोमिनल लेयर होती है और एब्डोमिनल लेयर के अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन और अदर ऑर्गन्स होते हैं। जब ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्डोमिनल लेयर को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। और जिस जगह से ये बाहर निकलते हैं उसी तरीके का हर्निया बोलते हैं। जैसे अम्बिलिकस से अगर बाहर निकल रहा है तो अम्बिलिकल हर्निया, अगर इक्वाइनल साइड से निकल रहा है तो इक्वाइनल हर्निया, अगर अम्बिलिकस से साइड से निकल रहा है तो पैरा अम्बिलिकल हर्निया। तो जिस जगह से भी वो ऑर्गन और टिश्यूज जो है वो लेयर को तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका नाम होता है। ओके, अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें तो हमारे पास में अलग अलग टाइप के इंडिकेशंस हो सकते हैं। पहला इक्वाइनल हर्निया, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इक्वाइनल वाली साइड से आपका इंटेस्टाइन जो है वो एब्डोमिनल लेयर को तोड़ करके बाहर आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जो कि आपकी ग्रोइन एरिया के पास में होता है। सेकंड, अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया के अंदर आपकी जो इंटेस्टाइन होगी वो अम्बिलिकस के पास से एब्डोमेन वॉल को तोड़ करके बाहर निकल जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल हर्निया। नेक्स्ट हमारे पास में इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया जो है, अगर कोई आपका प्रीवियस ऑपरेशन हो रखा है और उस टाइम पे जो आपने सूचर्स लगाए थे और उस सूचर वाली साइड से वो जो लेयर है वो ब्रेक हो जाए और इंटेस्टाइन जो है वो बाहर निकल आए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के हर्नियाज दिख रहे होंगे। पहला एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इंसिजनल हर्निया जो कि आपके सर्जिकल इंसिजन वाली साइड पे आ सकता है, डायरेक्ट इक्वाइनल हर्निया जो कि आप इक्वाइनल कैनाल के पास में होगा, फिमोरल हर्निया जो कि फिमोरल कैनाल के पास में होगा, इनडायरेक्ट इक्वाइनल हर्निया जो कि इक्वाइनल के ओपनिंग के पास में होगा, अम्बिलिकल हर्निया जो कि नेवल के पास में होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हर्नियाज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कॉमन प्रोसीजर। तो हर्निया को रिपेयर करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं, उसके अंदर पहला है ओपन हर्निया रिपेयर। तो जिस भी साइड पे हमारा हर्निया है उसी साइड पे हम क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं और हर्निया को रिपेयर करने का काम करते हैं। सेकंड, हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक हर्निया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लेप्रोस्कोप का यूज करेंगे हर्निया को रिपेयर करने के लिए। ओके, तो हमारे पास में कैमरा का यूज करेंगे और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे इसको रिपेयर करने के लिए। ओके, देन हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप्स। अब ये हर्निया का प्रोसीजर जो है या रिपेयर जो है वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंसिजन देते हैं जहां पे भी हर्निया वाली साइट है। सेकंड, हर्निया रिपेयर। हम क्या करते हैं, जो भी टिश्यूज या ऑर्गन्स बाहर निकल के आ रहे थे उनको वापस से रिपोजिशन करते हैं। रिपोजिशन करने के बाद में जो वीक एरियाज होते हैं, जो हमारी एब्डोमेन वॉल जहां से फट गई थी, अब वो उसका वीक एरिया है, उसको हम क्या करते हैं, वापस से रिपेयर करने का काम करते हैं। रिपेयर के लिए हम सूचर का यूज कर सकते हैं या फिर हम इसमें मैश का यूज कर सकते हैं ताकि वापस से उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए। ओके, देन उसके बाद में क्लोजर। तो ये सारी चीजें करने के बाद में जहां पे भी हमने इंसिजन दिया था वहां पे उसको वापस से स्टिच बैक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरेट्रिक सर्जरीज। बैरेट्रिक सर्जरीज की अगर डेफिनेशन देखें तो एक वेट लॉस टाइप की सर्जरीज होती है जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को चेंज कर देते हैं हमारे ओबेसिटीज को कम करने के लिए। ठीक है, तो जिसको भी सीवियर ओबेसिटीज है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं ताकि उसका वेट लॉस हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरेट्रिक सर्जरीज बोलते हैं। अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें तो हमें क्यों सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ती है। पहला है मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसके अंदर जो ओबेसिटीज जो होती है वो काफी हाई लेवल पे पहुंच जाती है, जहां पे बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 35 से 40 के अराउंड पहुंच जाता है, जो कि एक सीवियर ओबेसिटी की कंडीशन है। ओके, इसके अलावा बीएमआई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो बीएमआई कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास में दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप पॉन्ड्स का यूज कर सकते हो, एक केजी का यूज कर सकते हो। अगर आप अपने वेट को पॉन्ड के अंदर ले रहे हो तो वहां पे आपका बीएमआई का फॉर्मूला होगा 703 इंटू वेट इन पॉन्ड्स, और आपको इसको डिवाइड कर देना है किससे, हाइट स्केयर से, जो कि इंच में होना चाहिए। तो आप अपने वेट को पाउंड में लोगे और आपके हाइट को इंचेस में लोगे और उसकी स्केयर करके उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में बीएमआई आ जाएगा। अगर आपको मैट्रिक सिस्टम में देखना है तो बीएमआई के अंदर वेट जो है आपको केजी के अंदर लेना पड़ेगा और हाइट को जो है वो मीटर स्केयर के अंदर लेना पड़ेगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको अपना बीएमआई मिल जाएगा। अगर आपको बीएमआई चार्ट देखना है तो आप इसके अंदर समझ सकते हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पे फीट या फिर इंचेस के अंदर ले सकते हो, यहाँ पे बॉडी मास को जो है वो किलोग्राम में ले सकते हो। तो जिसका भी बीएमआई 18.5 से नीचे आता है तो उसका जो बीएमआई होगा वो अंडरवेट होगा। 18.5 से लेकर के 25 आता है तो वो हेल्दी वेट की कैटेगरी में आएगा। 25 से 30 के अंदर आता है तो वो ओवरवेट के अंदर आएगा। अगर आपका बीएमआई जो है वो 30 से ऊपर आता है उसको हम ओबेज बोलते हैं, और 40 के ऊपर आता है तो इसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपना बीएमआई कैलकुलेशन कर सकते हो। देन उसके बाद में हमारे पास में फेल्ड वेट लॉस अटेम्प्ट। तो आपने वेट लॉस करवाने के लिए जो भी बाकी मेथड्स यूज करे थे, अगर वो फेल हो जाए और आपका वेट लॉस नहीं हो तो उस कंडीशन में आप बैरेट्रिक सर्जरीज
कर सकते हो। देन उसके बाद में ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशन सच एज टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो ओबेसिटी होने के बाद में कुछ और कंडीशंस आने लग जाती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है, जिसके अंदर आपका इंसुलिन जो है वो कम सिक्रीट होने लग जाता है, और जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। अगर आप अपनी ओबेसिटी कम कर लेते हो, ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो ट्रीटमेंट करने के बाद भी नॉर्मल नहीं होती, बट डायबिटीज 2 जो होती है, डायबिटीज टाइप 2 जो होती है, अगर आप ओबेसिटी को कम कर लेते हो तो ये कंडीशन ट्रीट हो जाती है, वापस से रिवर्स हो जाती है, वापस से नॉर्मल हो जाती है। और हाई ब्लड प्रेशर, तो ओबेसिटी के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा फैट होने की वजह से आपकी ब्लड वेसल जो होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बैरिएट्रिक सर्जरी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन प्रोसीजर। तो कॉमन प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास में पहला है गैस्ट्रिक बाईपास। तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टमक को बाईपास करने का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टमक का एक स्मॉल पाउच क्रिएट करते हैं और उसको रीरूट कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में। तो हमारे पास में ये जो स्टमक है, इसको हमने क्या किया, एक पाउच क्रिएट कर दिया, यहाँ से बाकी का स्टमक को कट कर दिया, और इसका जो रूट है वो कहाँ पे लगा दिया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में। तो जो आप खाना खाओगे वो आपके स्टमक के अंदर जाने की बजाय इस पाउच के अंदर जाएगा, और पाउच से कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपका सारा खाना स्टमक के अंदर नहीं जाएगा, आपके एक पाउच के अंदर जाएगा, एक जो छोटा सा पाउच होगा। जो आप खाना खाओगे आपको ऐसा लगेगा आपने काफी सारा खाना खा लिया है, आपको भूख कम लगेगी उस कंडीशन में। जब आप कम खाना खाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा। ओके, तो इस तरीके से गैस्ट्रिक बाईपास कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे स्टमक के एक पोर्शन को कट कर देते हैं और एक स्लीव लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, जिससे कि स्टमक का साइज रिड्यूस हो जाता है और आपको जो डाइट है वो कम लेनी पड़ेगी, और जिससे आपका वेट जो है वो लूज हो जाएगा, क्योंकि आप कम डाइट ले रहे हो उसकी वजह से। देन उसके बाद में एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टमक के ऊपर एक गैस्ट्रिक बैंड लगा देते हैं, और जो कि एडजस्ट कर सकते हैं हम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टमक के साइज को छोटा कर देते हैं, ताकि आपको भूख लगने की फीलिंग ना आए ज्यादा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आप कम खाना इंटेक करोगे, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके अंदर जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है। ओके, अब इस पे प्रोसीजर स्टेप्स की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन देते हैं अब्डोमेन के ऊपर। देन उसके बाद में सर्जरी करते हैं स्टमक की और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, अल्टर बेस्ड ऑन द प्रोसीजर। तो हम क्या करते हैं, जो ये बाईपास जो हम कर रहे होते हैं वो अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसीजर होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक बाईपास करना है, स्लीप गैस्ट्रेक्टमी करनी है, या फिर एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बेंडिंग करनी है। तो उनके अकॉर्डिंग हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं उनके अंदर। ओके, देन उसके बाद में क्लोजर। तो ये सारी चीजें करने के बाद में हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, जो भी हमने इंसिजन दिया था उनको स्टिच बैक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बैरिएट्रिक सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनेक्टमी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विपल प्रोसीजर भी बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम डेफिनेशन की बात करें, एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम पैंक्रियाज, ड्यूडेनम और अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर को रिमूव करने का काम करते हैं। पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनेक्टमी, जिसको हम विपल बोलते हैं, ये हमारे जनरल सर्जरीज के फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज की सबसे बड़ी सर्जरीज भी बोल सकते हैं, सबसे मेजर सर्जरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे ऑर्गन्स को रिमूव करना पड़ता है और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को आपस में बाद में रिकनेक्ट भी करना पड़ता है। ओके, देन अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें, क्यों हमें ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, तो उसके इंडिकेशंस में है पैंक्रियाटिक कैंसर, अगर आपके पैंक्रियाज के अंदर कैंसर हो जाए। दूसरा, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, आपको काफी लंबे टाइम तक आपके पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन रह रहा है तो उस कंडीशन में। देन बाइल डक्ट कैंसर, अगर आपके बाइल डक्ट के अंदर ट्यूमर हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन प्रोसीजर। तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे इस टाइप की सर्जरीज के लिए। तो पहला इसके अंदर स्टैंडर्ड विपल्स। तो स्टैंडर्ड विपल के अंदर हम क्या करते हैं, पैंक्रियाज के हेड को रिमूव करते हैं, ड्यूडेनम को रिमूव करते हैं, बाइल डक्ट को रिमूव करते हैं और गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। तो आपके जो नॉर्मल डाइजेस्टिव ट्रैक होगा उसके अंदर स्टमक, ड्यूडेनम एंड जेजुनम, ड्यूडेनम के साथ में हमारे पास में पैंक्रियाज होता है और पैंक्रियाज के साथ में हमारी कॉमन बाइल डक्ट जो है वो अटैच होती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पैंक्रियाज है उसके हेड पोर्शन को कट करना है, हमें स्टमक के पाइलोरस वाले पोर्शन पे कट लगाना है, ड्यूडेनम को रिमूव कर देना है। ये सारी चीजें रिमूव करने के बाद में ड्यूडेनम, हमारा पैंक्रियाज का हेड और हमारा गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद में हम क्या करते हैं, बाकी की जो स्ट्रक्चर्स है उनको वापस से रिकनेक्ट करते हैं। रिकनेक्ट कैसे करेंगे, हमारे जो ड्यूडेनम जेजुनम होगा उसके साथ में हम क्या करते हैं, हमारी बाइल डक्ट को जोड़ देते हैं। जेजुनम के साथ में हम क्या करते हैं,
हमारे पेंक्रियाज को जोड़ देते हैं, जो कि बचा हुआ पेंक्रियाज होता है उसको जोड़ देते हैं। देन उसके बाद में जो बचा हुआ स्टमक है उसको भी हम क्या करते हैं, जेजुनम के साथ में जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जेजुनम के साथ में बाइल डक्ट को जोड़ देंगे, पेंक्रियाज को जोड़ देंगे और स्टमक को जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा विपल प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम बाइल डक्ट और हमारे जेजुनम को जोड़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिडोजेजुनोस्टमी बोलेंगे। सेकंड प्रोसीजर जिसके अंदर हम स्टमक और जेजुनम को जोड़ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी बोलेंगे। थर्ड जिसमें हम पेंक्रियाज और जेजुनम को जोड़ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी बोलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप के जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसके अंदर, इसी वजह से हमारी ये सर्जरी जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, पहले इनको कट करके रिमूव करना, बाकी की सारी स्ट्रक्चर से, देन उसको वापस से रिकनेक्ट करना, इतनी सारी स्ट्रक्चर्स को आपस में रिकनेक्ट करना जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं पाइलोरस प्रिजर्विंग विपल। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड विपल के जैसा ही होता है, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टमक का पाइलोरस वाला पोर्शन होता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको रिमूव नहीं करते हैं। इसमें जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, इन पार्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। बट पाइलोरस प्रिजर्विंग विपल के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टमक वाला पोर्शन जो कि हमने यहाँ से कट लगाया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पाइलोरस को भी प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसे कट नहीं करना है। बस इतना सा ही फर्क होगा, बाकी का पूरा प्रोसीजर सेम होगा, जिसमें आपको गॉल ब्लैडर भी रिमूव करना है, जिसमें आपको डिडनम को भी रिमूव करना है, जिसमें पैंक्रियाज के हेड को भी रिमूव करना है। तो उसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पाइलोरस को जो है वो प्रिजर्व करके रखना है। ओके, देन हमारे पास में प्रोसीजर स्टेप्स। तो कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होंगे, इसके अंदर हम लार्ज इंसिजन देंगे एब्डोमेन के ऊपर, ऑर्गन्स को रिमूव करेंगे, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। देन उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन, जो भी रिमेनिंग ऑर्गन्स होंगे उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेंगे। देन क्लोजर में हम क्या करेंगे, जो भी इंसिजन दिया है वहां पे स्टिचेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इस टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लीवर रिसेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लीवर में से किसी भी डैमेज्ड एरिया को रिमूव करने के लिए हम इस टाइप का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हम लीवर के डैमेज्ड एरिया को रिसेक्शन करने का काम करते हैं या फिर रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, इसके इंडिकेशंस क्या होंगे, कब हमें इस टाइप की सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। पहला है लीवर कैंसर, अगर आपके लीवर के अंदर कोई भी कैंसर या ट्यूमर हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। सेकंड है बेनाइन ट्यूमर, अगर नॉन कैंसरस ग्रोथ हो रही है ट्यूमर की तो उस कंडीशन में आपको लीवर रिसेक्शन करना पड़ सकता है। देन मेटास्टेटिक कैंसर, जिसके अंदर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर आ जाएगा जो कि स्प्रेड होकर के बाकी एरियाज के अंदर पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपको लीवर रिसेक्शन करना पड़ सकता है। ओके, तो हम लीवर के अंदर कैंसर बनने के प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो एक नॉर्मल हमारे लीवर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अगर लीवर जो है वो सिरोटिक लीवर के अंदर कब कन्वर्ट हो जाता है, जब एक लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, हेपेटाइटिस सी वायरस का, अल्कोहल की वजह से, या फिर एफ्लाटॉक्सिन कुछ फंगल टॉक्सिन्स होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपके लीवर को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से एक सिरोटिक लीवर की कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन आने की वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत सारे फाइबर्स या फिर बहुत सारे कोलेजन फाइबर जो है वो बनने लग जाते हैं, जो कि एक स्कार टिश्यू को क्रिएट करता है, जिसको हम सिरोटिक लीवर बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मल लीवर के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, अल्कोहल या फिर एफ्लाटॉक्सिन जैसी चीजें पहुंच रही हैं, उनकी वजह से क्या होगा, जो आपका लीवर है वो डैमेज होने के बाद में सिरोटिक लीवर की कंडीशन में पहुंच जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब आप नॉर्मल लीवर के अंदर आप ओबेसिटी की कंडीशन आ जाए, आप बहुत ज्यादा फैट अक्युमुलेशन होने लग जाए आपकी बॉडी के अंदर, तो वो फैट जो है वो आपके लीवर के अंदर भी अक्युमुलेट होने लग जाती है, आपके लीवर की सेल्स के अंदर अक्युमुलेट होने लग जाती है। लीवर की सेल्स के अंदर जब ये हाई अमाउंट के अंदर अक्युमुलेट हो जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं। और ये फैटी लीवर के अंदर जब फैट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ये वहां पे फ्री रेडिकल्स को रिलीज करती है, और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी लीवर सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से फिर से आपके लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आती है और फिर से आपके लीवर के अंदर कोलेजन फाइबर्स बनने लगते हैं उस सिचुएशन को रिपेयर करने के लिए। अब इतने ज्यादा कोलेजन फाइबर बनने की वजह से वहां पे क्या होता है, स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से फिर से फैटी लीवर के बाद में सिरोटिक लीवर की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो इन्फेक्शन हो चाहे वो फैट हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, एंड में सिरोटिक लीवर बनेगा। सिरोटिक लीवर बनने के बाद में क्या होता है, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया और सेम चीजें करते रह रहे हो, देन उसके बाद में क्या होगा, लीवर की कुछ सेल्स जो है वो डिस्प्लेजिया की कंडीशन में चली जाएंगी, जिसमें एक नॉर्मल सेल जो है वो एबनॉर्मल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सिरोटिक लीवर के बाद में जो सेल्स होती हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। अब सेल्स जब स्ट्रेस में आती हैं और आपने वहां पे स्ट्रेस को रिमूव नहीं किया तो सेल्स जो है वो और ज्यादा डैमेज होती हैं। तो सिरोटिक लीवर के अंदर अगर आपने वहां पे ट्रीटमेंट नहीं किया लीवर के लिए, तो वहां पे क्या होगा, सेल्स जो है वो और ज्यादा डैमेज होंगी और ज्यादा स्ट्रेस में आएंगी,
और स्ट्रेस में आने की वजह से क्या करते हैं, वो अपने आप को दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसिया। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सेल जो है वो दूसरे टाइप की सेल्स के अंदर चेंज हो जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसिया बोलेंगे। और ये डिस्प्लेसिया जो है वो आगे जाकर के किस में आ जाता है, नियोप्लेसिया के अंदर, जिसमें एक एबनॉर्मल सेल जो है वो नियोप्लास्टिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये नियोप्लास्टिक सेल जो है वो ट्यूमर बनाने का काम करती है। और ये ट्यूमर जो है वो बेनाइन ट्यूमर हो सकता है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो ये कैंसर बनाने का काम करता है, और कैंसर जो है वो आपके बाकी एरियाज के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से आपके लीवर के अंदर कैंसर हो सकता है या फिर बाकी एरियाज के अंदर स्प्रेड भी हो सकता है। ओके, अब कॉमन प्रोसीजर, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर हो सकते हैं लीवर को रिमूव करने के लिए? तो इसके अंदर पहला है पार्शियल हेपेटेक्टमी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड एरिया होता है लीवर का उसको रिमूव करने का काम करते हैं, अफेक्टेड जो पार्ट होता है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। लेप्रोस्कोपिक लीवर रिसेक्शन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोप का यूज करते हैं उस अफेक्टेड एरिया को रिमूव करने के लिए। ओके, प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने होंगे? इसके अंदर पहला इंसिजन, हम क्या करते हैं, अब्डोमेन के ऊपर इंसिजन देते हैं। देन उसके बाद में लीवर जो है अफेक्टेड पार्ट जो होगा लीवर का उसको रिमूव करते हैं केयरफुली। देन उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन, जो भी ब्लड वेसल्स हमें कट करनी पड़ी थी उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो भी डक्ट हमें कट करनी पड़ी थी वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। देन उसके बाद में क्लोजर, हमें ये सब चीजें करने के बाद में हम उस अब्डोमेन को क्लोज कर देंगे, स्टिच बैक कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से लीवर रिसेक्शन सर्जरी परफॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ERCP भी बोलते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर हम डायग्नोज कर सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं बाइल डक्ट को, पैंक्रियाटिक डक्ट से रिलेटेड इश्यूज को, किसकी हेल्प से, एंडोस्कोप और एक्सरेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन बाइल डक्ट को और पैंक्रियाटिक डक्ट को ट्रीट करने का काम करते हैं। ओके, देन इसके इंडिकेशंस, कब हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है? पहला है बाइल डक्ट स्टोन, अगर आपके जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बना था वो आगे जाकर के आपके बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दे, उस कंडीशन में क्या करना पड़ सकता है, आपको ERCP करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये आगे जाकर के क्या करे, आपके कॉमन बाइल डक्ट जो है उसको ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बाइल है वो आपके ड्यूडेनम के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, और बाइल नहीं पहुंचेगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो इस वजह से आपको ERCP प्रोसीजर करवाना पड़ सकता है। सेकंड नंबर पे पैंक्रियाटाइटिस, अगर आपका जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए, तो आपके पास में यहाँ पे पैंक्रियाज है इसके जस्ट पीछे येलो कलर में, अगर ये इसका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन आने लग जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ये प्रोसीजर करना पड़ सकता है उस डक्ट को क्लियर करने के लिए। बाइल डक्ट ट्यूमर, अगर आपके बाइल डक्ट के अंदर ट्यूमर हो गया तो उस कंडीशन में आपको ERCP प्रोसीजर करना पड़ सकता है उसकी ग्रोथ को देखने के लिए, वो किस कंडीशन में। ओके, देन उसके बाद में कॉमन प्रोसीजर, तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर करेंगे इसको करने के लिए? तो इसके अंदर पहला है स्टोन रिमूवल, तो ERCP का यूज जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जो स्टोन होंगे उसको रिमूव करने के लिए हम इस टाइप का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो स्टोन होगा वो कहाँ पे होगा, आपके कॉमन बाइल डक्ट में, या फिर हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में मिल रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं। अब जब आपके कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोस्कोप डालते हैं आपके ड्यूडेनम तक, ड्यूडेनम से आपको क्या करना पड़ता है, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो है वहां से आपको एक गाइड वायर डालनी होती है, और गाइड वायर डालने के बाद में क्या करना पड़ता है, आपको वहां पे काफी सारे फोर्सेप्स जो है उनका यूज करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टोन रिट्रीवल बैलून का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्सेप्स को आगे ले जाते हैं और स्टोन वहां पे उसको इन्फ्लेट करते हैं, और इन्फ्लेट करने के बाद में जो स्टोन होता है उसको बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टोन को रिमूव कर सकते हो ERCP प्रोसीजर से। देन स्टंट प्लेसमेंट, आपका अगर CBD या फिर कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में आप ERCP प्रोसीजर से सारे के सारे स्टोन निकलना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर वापस से ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस रास्ते को ओपन रखने के लिए एक स्टंट डाल देते हैं ERCP प्रोसीजर में, जिसमें हमारे पास में क्या होती है, स्टंट क्या होते हैं, एक होलो ट्यूब्स होती हैं, जिसमें क्या करते हैं, एक पोर्शन होलो ट्यूब का हम गॉल ब्लैडर में डाल देते हैं, और दूसरा ट्यूब क्या करते हैं, कॉमन बाइल डक्ट से निकाल करके डायरेक्टली ड्यूडेनम में डाल देते हैं। तो जो भी बाइल होगा अब डायरेक्टली कहाँ से जाएगा, उस ट्यूब के थ्रू आपके ड्यूडेनम के अंदर पहुंच जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टंट प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, जो कि हम ERCP प्रोसीजर से कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास में बायोप्सी, हमें कोई भी एग्जामिनेशन करना हो बाइल डक्ट से रिलेटेड या फिर हमारे पैंक्रियास से रिलेटेड, तो वहां की अगर हमें बायोप्सीज लेनी है तो हम वो इस प्रोसीजर से ले सकते हैं। ओके, देन प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं? इसके अंदर पहला है एंडोस्कोप इंसर्शन, तो हमें माउथ से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एंडोस्कोप को इंसर्ट करना पड़ेगा। दूसरा डाई इंजेक्शन, हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज करते हैं एक्सरेज लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में जो हम एंडोस्कोप डाल रहे हैं और एंडोस्कोप के बाद में हम क्या करते हैं, एक वायर डालते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक डाई को इंजेक्ट करते हैं, ताकि हमारी कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो
एक्सरेज के अंदर डिटेक्ट हो पाए और वहां पे ब्लॉकेज का भी पता लग पाए। ओके, देन उसके बाद में ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है तो हम क्या करते हैं, वहां से स्टोन को रिमूव करते हैं या फिर वहां पे स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं या फिर हम वहां से बायोप्सी ले सकते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए। देन लास्ट में क्लोजर, हम एंडोस्कोप को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास में एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेंक्रियाटोग्राफी टाइप के प्रोसीजर, जिसके अंदर हम एंडोस्कोप की हेल्प से बाइल डक्ट और पेंक्रेटिक डक्ट के अंदर से जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हेमरॉइडेक्टमी। अगर डेफिनेशन की बात करें, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्जिकली हेमरॉइड्स को रिमूव करने का काम करते हैं। अब ये हेमरॉइड्स होते क्या है, हेमरॉइड्स जो है उनको हम पाइल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि आपके रेक्टल और एनएस वाली साइड पे होंगी, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो स्वोलन हो जाती है या फिर बड़ी हो जाती है। और बड़ी होने की वजह से वहां पे क्या होता है, वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो फट भी जाती है और जिसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो रेक्टल वाली साइट होंगी वहां पे क्या होते हैं, वीनस प्लेक्सेस होती है, मतलब ब्लड वेसल्स का झुंड होता है यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। ये जो इंटरनल वाली साइट है, अगर ये वाली ब्लड वेसल्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से इनके रप्चर होने की वजह से आपको ब्लीडिंग होने लग जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होंगे उसके अंदर जो आपके वीनस प्लेक्सेस होंगी बाहर वाली साइड में, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आएगी और उनके रप्चर होने की वजह से वहां पे ब्लीडिंग होने लग जाएगी। और ये जो इन्फ्लामेशन आती है नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्ड स्टूल की वजह से क्या होता है, इनके साथ में फ्रिक्शन होती है उस कंडीशन में या फिर अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से ये ब्लड वेसल्स के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, जिसकी वजह से हेमरॉइड्स जैसी कंडीशन आ सकती है, जिसमें पेशेंट को पेन फील होने लग जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा और स्टूल के साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ओके, तो इसके इंडिकेशंस की बात करें, कब आपको हेमरॉइडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, इसके अंदर पहला है सीवियर हेमरॉइड, जिसमें लार्ज पेनफुल ब्लीडिंग हेमरॉइड्स होंगे, जिसमें आपके हेमरॉइड जो होंगे वो काफी बड़े होंगे, आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगा और वहां पे ब्लड भी निकल रहा होगा। सेकंड, थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स, जिसमें क्या होंगे, हेमरॉइड्स के साथ साथ में ब्लड क्लॉट्स भी आने लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वहां पे टूटने की वजह से क्या होगा, काफी सारे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और वहां पे स्टोर होते रहते हैं। जैसे ही वहां पे लेयर टूटती है तो वो एक थ्रोम्बस की फॉर्म में या फिर ब्लड क्लॉट्स की फॉर्म में वहां से निकलते हैं। देन उसके बाद में रिकरेंट हेमरॉइड्स, आपको बार बार से हेमरॉइड्स जैसी कंडीशन आ रही है तो उस कंडीशन में भी आप हेमरॉइडेक्टमी करवा सकते हो। इसके कॉमन प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर पहला है ओपन हेमरॉइडेक्टमी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं और जो भी हेमरॉइड्स हैं उनको सर्जिकली रिमूव करते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखा रखा है। तो पहले आपने क्या किया है, यहाँ पे जो भी हेमरॉइड्स हैं उनको आपने ग्रास्प किया और उनको बेस से कट कर दिया। कट करने के बाद में आपने क्या किया, जो स्किन लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर्स हैं, उनको वापस से स्टिच बैक कर दिया। ओके, देन सेकंड नंबर पे स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी, इसमें हम क्या करते हैं, हेमरॉइड्स को रिमूव करते हैं और जो टिश्यूज होते हैं उनको स्टेपल्ड कर देते हैं, स्टेपलर का यूज करते हैं ताकि वहां पे ब्लीडिंग ना हो। तो यहाँ पे आपके पास में जो स्टेपल होगा उसका यूज करके आप क्या करोगे, सारे के सारे जो टिश्यूज होंगे, हेमरॉइड्स होंगे, उनको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में क्या करते हैं, वहां पे स्टेपल्स कर देते हैं ताकि वहां पे ब्लीडिंग ना हो, इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में लेजर हेमरॉइडेक्टमी, जिसमें हम लेजर का यूज करते हैं हेमरॉइड्स को रिमूव करने के लिए। देन उसके बाद में हमारे पास में अदर टाइप के और हेमरॉइडेक्टमी प्रोसीजर हो सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बेंडिंग का यूज करते हैं, इसको हेमरॉइडल बेंडिंग भी बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हेमरॉइड्स के ऊपर एक बैंड लगा देते हैं जो कि क्या करते हैं, इन हेमरॉइड्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, जो भी ब्लड वेसल्स जो कि इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर बैंड चढ़ा देते हैं। ठीक है, बैंड क्या करेंगे, इस हेमरॉइड्स को रिमूव करने का काम करेंगे, अलग कर देंगे और इसको इजिली ये अपने आप इजीली बाहर निकल जाएगा। ओके, देन उसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स, तो प्रोसीजर स्टेप्स के अंदर हम इंसिजन देते हैं, जो भी एरिया के अंदर हेमरॉइड्स हुआ है वहां पे। सेकंड, हेमरॉइड रिमूव करते हैं वहां से। थर्ड, हमारे पास में क्लोजर, जो भी इंसिजन दिया उसको वापस से क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम हेमरॉइडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ टिप्स ओटी टेक्नीशियंस के लिए, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज को परफॉर्म करवाते टाइम पे उनको हेल्प कर सकती है। तो इसके अंदर पहला है नो द प्रोसीजर, आपको जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए, आप करने क्या वाले हो सर्जरी में, ताकि आप सही से डॉक्टर को असिस्ट कर पाओ। देन प्रिपेयर इंस्ट्रूमेंट, जिस भी टाइप की सर्जरी है उसके अकॉर्डिंग उसके इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करना, जैसे जहाँ पे स्टेपलर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे स्टेपलर्स को प्रिपेयर करना, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर करना। देन असिस्टिंग इन पोजिशनिंग, जो बोवल रिसेक्शन जैसे प्रोसीजर होते हैं वहाँ पे आपको पेशेंट की किस टाइप की पोजिशनिंग बनानी है वो ध्यान रखनी है। देन मेंटेन स्टेरिलिटी, तो गैस्ट्रेक्टमी जैसी सर्जरीज के अंदर जहाँ पे एब्डोमेन को कट करना पड़ता है, एब्डोमेन के ऊपर लार्ज इंसिजन देना पड़ता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वहाँ पे आपको स्टेरिलिटी का ध्यान रखना है। देन एडजस्ट लाइटिंग, जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होंगी वहाँ पे आपको लाइटनिंग का ध्यान रखना है। वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है सर्जरीज को मॉनिटर करने के लिए। देन हैंड इंस्ट्रूमेंट प्रॉम्प्टली, आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही से यूज करना आना चाहिए और सही से आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए एक तरीके से। देन हैंडल स्पेसिमेन केयरफुली, जो भी आप बॉडी ऑर्गन्स को रिमूव कर रहे हो उन सैंपल्स को
केयरफुली हैंडल करना, उनको सैंपल्स को भेजना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन बी इमरजेंसी रेडी। कोई भी वोवल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी कंडीशन को जब आप ट्रीट कर रहे हो तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। देन डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट। तो जो भी मेजर सर्जरीज होती हैं उनको डॉक्यूमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस पर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसके पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड कंटेंट जो है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।